अच्छा जी, जैसे कि है कि आपका 23 मार्च जो थी, उसमें हमने जो है एक क्विज़ लेना था वेडनेसडे का, तो अब ये है कि आप लोगों का ना मैं नेक्स्ट वेडनेसडे को 1.3, 4 एंड 5 का क्विज़ ले लूँगी, ठीक है? सबीना आप क्लास में मैसेज भी कर दीजिएगा, ठीक है? सबीना ठीक है। मिनहाज कौन है सियार कौन है यहाँ का? टीएमएच का मिनहाज है। जी, मिनहाज चलें स्टूडेंट सबीना चाहे कर दें या फिर वैसे ये कि मिनहाज भी कर दें, यानी कि इनफैक्ट तो मैंने क्लास में बता दिया है कि आप लोगों ने जो है ना आप लोगों का क्विज जो है वो विल बी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? क्योंकि क्विज में टाइम लगता है। कल वाली क्लास की भी इंशाल्लाह हम किसी टाइम मेकअप क्लास रख लेंगे 23 मार्च की। अच्छा जी, आज जो है हमारे डिस्कशन जो है स्टूडेंट वो हम चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। और इसमें मैंने अभी तक जो है आप लोगों को इस हम पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर सके थे, ठीक है? मैं लेक्चर नंबर 6 को भी जरा ओपन करती हूँ क्योंकि इसी का जो आगे है ये जो है ना ये टोटल एक्सरसाइज है, ये मैंने 2.1 को टोटल एक्सरसाइज को किया है और साथ ही जो है 2.2 जो है उसके बारे में 2.1 का जितना काम रहता है एग्जाम्पल का वो करके, ठीक है? और उसके बाद थोड़ा-सा हम काम करेंगे इन द नेक्स्ट ज़ूम क्लास के अंदर 2.2 एक्सरसाइज को भी अब हम जो है वो टच करेंगे। उसके बारे में भी थोड़ा-सा काम करेंगे। मैं लेक्चर नंबर 6 भी आप ओपन कर रही हूँ। इससे पहले अटेंडेंस लगा लूँ ज़रा। अहमद अयाज आप अपना माइक म्यूट कर दें। Okay, now be attentive for your attendance. Yes, THM है। नसीर अहमद, ओके। अब्दुल्ला दानिश चौधरी, कंवर मोहम्मद तैमूर, हफ्सा शुजा, मोहम्मद आशिर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद जुहेब हसन, मैम वो अभी लिंक पहुंचा तो आ रहे हैं सारे। अरसलान अहमद। मैम आपने मेरा नाम कॉल नहीं किया। आपका नेम क्या है स्टूडेंट? हफ्सा शुजा। जी, हफ्सा शुजा कहा था मैंने अभी। 201 जी जी, ठीक है। हफ्सा शुजा, मोहम्मद अशिर और फिर मोहम्मद जुहेब हसन। अच्छा, इसके बाद है जी, ये जुहेब ने मेरा ख्याल है अभी ज्वाइनिंग जो है कर दी है। जी, जुहेब हसन अटेंडेंस बोलें अपनी स्टूडेंट। मैम प्रेजेंट 201336। ओके। अरसलान अहमद, मोहम्मद अहमद अयाज, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद समी, प्रेजेंट मैम। अब्दुल वहाब, प्रेजेंट मैम। फातिमा नूर, जी फातिमा नूर, प्रेजेंट मैम। वहाज औरंगजेब, प्रेजेंट मैम। मिनहाज हुसैन शाह, मिनहाज हुसैन शाह, मुनीबा अली, प्रेजेंट मैम। मायरा जमशेद, प्रेजेंट मैम। सुबीना आबिद। प्रेजेंट। जी, बाकी स्टूडेंट्स को भी जो है ग्रुप में मैसेज, वैसे तो आपके क्लास टाइमिंग के अकॉर्डिंग सबको आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज ये है कि अटेंडेंस के मामले में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करें। अच्छा जी स्टूडेंट, अब थोड़ा सा मैं लेक्चर जो है हमने पीछे वाला था उसी से मैं रिलेट करते हुए आगे बात को लेकर जा रही हूँ कि हम इस चैप्टर के अंदर we will discuss characteristic of the linear equations, graphical characteristics, slope intercept form, and determine the equations of the straight line and line equation involving the more than two variables. ठीक है, और इसके अलावा कुछ additional applications भी हमारे पास होंगी। हम इसका कुछ काम कर चुके थे, ठीक है, और जो काम हमने कर लिया था वो यही था कि लीनियर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन थी, ठीक है,
और कि इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी अभी इससे पहले, जिसके अंदर कि हमने एक्सरसाइज को ज्यादातर डिस्कस किया था कि आपके पास एक्सरसाइज के अंदर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि कौन सी चीज लीनियर में है और कौन सी चीज जो है वो नॉन लीनियरिटी के अंदर है। मींस जिसकी पावर 1 है वो लीनियर है, और जिसकी पावर जो है वो 1 से अदर देन 1 है, मतलब 1 से लेस है या नेगेटिव है या 1 से ग्रेटर है, तो उसको हम नॉन लीनियर कहते थे। अच्छा, आज हम अब एग्जाम्पल करने लगे हैं। लेक्चर 6 की मैं बात करती हूँ और फिर हम लेक्चर 7 की तरफ जाएंगे। तो इसके अंदर हमने अभी तक ये 2 एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर द 2 डिफरेंट। अब ये चीज आपको डिस्क्राइब करनी है कि इसके अंदर होता क्या है, कि कैसे जो है ना आपके पास एक इक्वेशन जो है ना वो कैसे जनरेट होती है। ठीक है, आप लोग तो देख लेते हैं कि 3x + 4y = 16, तो वो कैसे जनरेट हुई है, उसकी मॉडलिंग कैसे की गई है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जस्ट लाइक ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं, किसी भी चीज की मेकिंग होती है तो उसके अंदर आपको एक फिक्स अमाउंट का पता होता है कि ये चीज इतने में तैयार होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फर्नीचर की शॉप है, वहां पे लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की क्वालिटी जो है वो या क्वांटिटी की चीजों की बने। मींस वहां पे है कि अगर फर्ज करें कि एक डाइनिंग टेबल तैयार हो रहा है तो उसमें 6 चेयर्स हैं या 4 चेयर्स हैं और एक टेबल है। ठीक है, तो टेबल की मेकिंग में कोई और टाइम लगता है, चेयर की मेकिंग में कोई और टाइम, ज्यादा टाइम, कम टाइम जो है वो चेयर की मेकिंग में शायद लगे और जो टेबल है उसकी मेकिंग में ज्यादा टाइम लगे। तो उसके हिसाब से डिस्कशन की जाती है कि कितनी चेयर्स और कितने, मींस ये कि हो सकता है कि 4 आवर्स जो है वो चेयर की मेकिंग में, उसको लकड़ी, अगर फर्नीचर शॉप है, ठीक है, अगर फर्नीचर शॉप है तो हो सकता है कि चेयर की जो मेकिंग है उसके अंदर 4 आवर्स लगे और टेबल जो है उसकी मेकिंग में शायद 6 आवर्स लगे, या हो सकता है 3 आवर्स लगे। ठीक है, तो उसके लिए है कि अगर आपने, उसने फर्नीचर वाले ने अगर बेड की एक अलहदा से मेकिंग का होगा टाइम, ठीक है, मतलब वो एक बेड है वो मे बी वो 15 डेज में तैयार करे या 30 डेज में तैयार करे। ठीक है, चेयर जो है वो मे बी 1 दिन में तैयार करे, टेबल शायद 2 दिन में तैयार करे। तो इस तरह की चीजों के कॉम्बिनेशन को अटैच करके वो सारा अपनी शॉप का प्रॉफिट, यानी कि उसने कितनी लकड़ी मंगवाई है, वुड का कितना काम लिया है, लेबर कितनी मंगवाई है और उसकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है, और इसके अलावा इन सब कामों के बाद उसके वो अपने इसी तरीके से अपने प्रॉफिट वगैरह की रेशियो भी निकालता है। तो ये जो इक्वेशंस है वो इसी हिसाब से वो जो है वो जनरेट करता है कि कैसे मैंने इक्वेशन को बनाना है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स कमिंग वीक 120 आवर्स, मतलब वो कोई भी वीक है उसके अंदर वो 120 आवर्स काम करते हैं ऑफ द लेबर। ठीक है, आमतौर पे आप देखें 1 वीक के अंदर हम 5 डेज काम करते हैं ना, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो उसमें जैसे कि 120 आवर्स का मतलब है कि अगर 5 दिनों को आप डिवाइड कर दें 120 के ऊपर, तो वो जितने भी आवर जो है वो बनते हैं, मतलब कि 5 2 5 4 यानी 24 आवर्स जो है वो पर डे। जैसे कि देखें ना 120 आवर्स काम हो रहा है, ठीक है, ऑफ लेबर। लेबर जो है उसका जो वीक के अंदर है उन्होंने 120 घंटे पूरे करने हैं। तो हमारे पास यहीं पे मैं अगर कैलकुलेटर निकाल लूं, आपको वैसे कैलकुलेटर में करके बता देती हूँ कि 120 आवर्स जो है, तो अगर उसको डिवाइड कर देते हैं 5 के साथ, ठीक है, तो आप देखें कि इसका मतलब है एक दिन में 24 घंटे। क्या हो रहा ना, क्या कह रहा है? हो रहा है? जुहेब जुहेब जी, स्टूडेंट जुहेब। सॉरी मैम, मैंने देखा नहीं। स्टूडेंट वो आप देखें, अपना माइक को ना आपने म्यूट करना है, और दूसरा क्लास में बी अटेंटिव रहें। ठीक है, ये नहीं है कि इस टाइम जो है ना आपकी क्लास हो रही है उसके अंदर आप अपने घर वालों से थोड़ा सा सेपरेट होके बैठें, आप स्टडी की तरफ देखें। अच्छा जी, आप देखें जरा स्टूडेंट, 24 आवर, एक दिन में 24 घंटे काम तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 120 को, इसका मतलब है उनकी कोई और सेटिंग हो सकती है। 120 को आप डिवाइडेड बाय कर दें जी, 120 डिवाइडेड बाय आप कर दें स्टूडेंट 6 डेज कर लें या 7 डेज कर लें, यानी कि चलें इस तरह से एक दिन में 20 घंटे काम हो रहा है। ठीक है, हर जो लेबर है वो 20 आवर्स जो है वो उसके ऊपर वर्किंग कर रही है। ठीक है, अब ये तो आगे टोटल आवर्स आगे ऑफ द लेबर आर अवेलेबल फॉर अ मैन्युफैक्चर टू द 2 प्रोडक्ट्स है, आवर्स कैन बी एलोकेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इधर प्रोडक्ट है। इन एडिशन, सिंस
both generate a good profit. Management it is interested in using the all 120 hours during, जो भी आगे स्टूडेंट इसके लिखा होगा, each unit produced of product A, यानी कि दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B. प्रोडक्ट A जो है वो रिक्वायर कर रही है 3 आवर्स ऑफ लेबर, ठीक है, एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो है यहाँ पे यकीनन B लिखा होगा, तो जो B प्रोडक्ट है वो 2.5 आवर्स, यानी कि 3 घंटे के अंदर प्रोडक्ट A जो है उसके ऊपर वो चीज एक तैयार हो रही है, ठीक है। वो उसने प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया कि वो क्या प्रोडक्ट है, लेकिन उसने कहा कि प्रोडक्ट ए की मेकिंग अगर एक करनी हो, 1 करनी हो, ठीक है, तो 3 घंटे लगते हैं, सही। और प्रोडक्ट बी की जो मेकिंग है, उसकी प्रोडक्ट की मेकिंग के अंदर एक यूनिट को तैयार करने के 2.5 लगते हैं आवर्स। अब ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कह दिया जाता है, ऑर्डर आ जाता है कि प्रोडक्ट ए जो है वो 15 तैयार की जाए, तो इसका मतलब है कि 3 × 15, यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में अगर 3 घंटे लगते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन का यूज भी कर लेती हूँ। अगर एक स्टूडेंट प्रोडक्ट को बनाने में यहाँ पे 3 आवर्स लग रहे हैं ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर उसके पास ऑर्डर आ जाता है कि 5 प्रोडक्ट बनाएं, तो इसका मतलब है कि उसके 15 घंटे लगेंगे, क्योंकि एक चीज तैयार करने में, एक प्रोडक्ट तैयार करने में 3 घंटे लग रहे हैं, 5 प्रोडक्ट्स तैयार करने में उसे 15 आवर्स लगेंगे। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट बी जो है उसका एक जो है यूनिट तैयार करने में, एक चीज तैयार करने में 2.5 आवर लग रहे हैं। अब वो ऑर्डर जितना भी आ जाए, तो अब वो चीज हमें पता नहीं है कि उसके लिए कि कितनी है, ठीक है। अब जस्ट लाइक देखें, डिफाइन एन इक्वेशन which states that total work hours used for the producing the product A, and उसको x को उसने x से डिनोट किया है, और जो प्रोडक्ट B है उसे उसने and y यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B इक्वल 120, और प्रोडक्ट B को उसने y से डिनोट किया। यहाँ पे जो x का वर्ड मिसिंग है, वो मिसिंग तो नहीं है, बुक के अंदर लिखा ही होगा। x जो है स्टूडेंट, वो प्रोडक्ट A को जनरेट वो कहता है कि कर रहा है, क्योंकि आपको देखिए पता तो नहीं है ना, आपने एक एस्टिमेशन में जनरली तौर पे आपने एक सोच ली एक बात कि आपके पास, मतलब अगर फर्ज करें कि आप उसके अंदर ये चीज नोट कर सकते हैं कि अगर एक फैक्ट्री है, उसके अंदर शर्ट्स तैयार हो रही हैं, और इसके अलावा आप समझ लें कि ट्राउजर्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो शर्ट्स जो हैं उसके अंदर वो एक शर्ट तैयार करने का वो आवर्स लगा लेता है। अगर फर्ज करें, हम सोच लेते हैं कि वो एक शर्ट तैयार करने में 3 आवर्स लगा रहा है, और जो ट्राउजर है उसको तैयार करने में उसको जो है टाइम लग रहा है 2.5 आवर्स, ठीक है। अब ये तो उसने अपनी एक एस्टिमेशन लगा दी है, ठीक है, 3, और फिर उसके बाद है एक्स का वर्ड आएगा, क्योंकि जितने ऑर्डर आए, ठीक है, उसको कितने यानी शॉप से ऑर्डर आते हैं उस फैक्ट्री को कि आप इतनी चीजें तैयार कर दें, ठीक है। स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म्स जस्ट लाइक हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर है कि वो उसने x3 जो है ना, वो उसने अपना पर यूनिट के हिसाब से तैयार कर लिया कि मुझे 3 घंटे लग रहे हैं एक प्रोडक्ट को तैयार करने में। अब x की जगह पे वेरिएशन चेंज होंगी, चेंज वैल्यूज आएंगी, मतलब यानी ऑर्डर आ जाता है 100 शर्ट्स तैयार करें, तो इसका मतलब है 3 × 100, यानी 300 घंटे के अंदर चीज तैयार होगी। उसी हिसाब से फिर वो अपनी लेबर, अपना क्लोथ्स वगैरह या इस तरह की चीजें जो है वो सारी की सारी चीजों को एक्टिव करेगा। और जो प्रोडक्ट बी है उसे उसने डिनोट किया है वाई के साथ, ठीक है। तो वाई के अंदर हमने यहाँ पे कहा हुआ है कि जो वाई है एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, यहाँ पे लिखा होगा बी जो है वो 2.5 आवर्स में तैयार हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो दूसरी प्रोडक्ट है वो 2y के साथ, ठीक है। और उसने ये कह दिया कि वर्किंग जो है ना, वो जाहिर बात है उस फैक्ट्री की मशीनरी जो है वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर सकती, मतलब उसके पास टाइम टोटल है, तो उसने लिखा है कि मैं 120 घंटे का सिर्फ जो है वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। इससे ऊपर वर्किंग का हो सकता है कि कोई मशीन के पास टाइम ना हो, वो उससे ज्यादा ना चल सकती हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि उसने अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि एक प्रोडक्ट, जो पहली प्रोडक्ट है उसको 3 घंटे लगते हैं, दूसरी प्रोडक्ट को, सॉरी 2.5, यहाँ पे 2.5 है सेकंड प्रोडक्ट का, ये 2 नहीं, ये 2.5 है, ठीक है। 2.5 आवर्स लगते हैं दूसरे प्रोडक्ट को तैयार करने में। तो 3x + 2.5y इज इक्वल टू 120, ठीक है। दोबारा से मैं देखें क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। A company manufactures the 2 different productions, ठीक है, प्रोडक्ट्स है, सॉरी, प्रोडक्ट्स कमिंग वीक है 120 आवर्स, ठीक है, और उसने उसको 120 आवर्स के अंदर अंदर तैयार करना है, 120 घंटे का उसको टाइम मिला है, ठीक है। अक्सर ये भी होता है कि टाइम मिला है, अक्सर फैक्ट्रीज जो है वो अपना फिक्स टाइम भी कर लेती हैं। अक्सर ये भी आ जाता है ना, जस्ट लाइक के आपको कोई स्कूल तैयार हो रहा है, तो उसके अंदर ऑर्डर आ जाता है कि जल्दी जल्दी इस फर्स्ट डेट तक हमें जो है ये फर्नीचर चाहिए, ठीक है। इसी तरह कोई जस्ट लाइक बुटीक के हिसाब से आप देख लें, तो कोई शादी वगैरह का अगर आ गया, तो उसके अंदर हम डेडलाइन दे देते हैं कि आप हमें जो है वो इतना ही
चीजें जो है वो चाहिए। जी ये स्टूडेंट कौन सा एंटर हुआ है? अब्दुल्ला अब्दुल रज़ाक जी। स्टूडेंट टाइम पर आप लोग प्लीज ऑनलाइन हुआ करें। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो ये चीज आ जाती है जी, दोबारा से देख लीजिएगा कि 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और 120 आवर्स का टाइम लिमिट है। तो यहाँ पे 120 आवर्स टाइम लिमिट लिख दी, लेकिन उसने साथ ही बता दिया कि एक चीज की मेकिंग में टाइम कितना है। ऑफ लेबर आर अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द 2 प्रोडक्ट्स, आवर्स कैन बी एलोकेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईदर प्रोडक्ट। In addition, since both generates a good profit, management is interested in using all 120 hours। यानी कि अगर वो 5 डेज है तो इसका मतलब 24 घंटे काम किया जा रहा है पर डे के हिसाब से ड्यूरिंग जो भी वीक है। ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ द प्रोडक्ट ए जो है वो रिक्वायर कर रहा है 3 आवर्स। ए प्रोडक्ट की मेकिंग में उसका एक यूनिट की ईच यूनिट, ठीक है, एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स ऑफ लेबर एंड ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो बी जो प्रोडक्ट है उसके लिए 2.5 आवर्स, ठीक है। तो हमने उसकी एक स्ट्रेट ये इसकी मॉडल इक्वेशन बनाई। पार्ट नंबर ए जो है उसका हमने ये सोल्यूशन किया है। उसने ये कहा है डिफाइन एन इक्वेशन विच स्टेट्स दैट टोटल वर्क आवर्स यूज्ड टू द प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट ए एज एक्स, यहाँ पे एक्स लिखा होगा, बुक आपके पास होगी, एंड वाई यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट बी इक्वल 120। तो हमने उसको लिख दिया कि ठीक है कि प्रोडक्ट ए जो है वो एक्स से डिनोट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बी को हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। इसका आपने पर यूनिट को साथ मल्टीप्लाई करना है कि उसमें कितने घंटे लग रहे हैं, ठीक है। 3x प्लस 2.5y इज इक्वल टू 120, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन देख लेते हैं। जी अब मैं इसका पार्ट नीचे जो है वो स्टूडेंट स्टडी करके दिखाती हूँ आपको। जी यहाँ पे सोल्यूशन में वी कैन डिफाइन आवर वेरिएबल एज फॉलोज। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट a, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट b, ठीक है। x को a से प्रोडक्ट a से डिनोट कर दिया है और प्रोडक्ट b को y से, ठीक है। ये इनफैक्ट हम हमेशा जो है स्मॉल नोटेशन टाइप वर्ड्स यूज कर लेते हैं वेरिएबल के अंदर, क्योंकि बजाय इसके कि बार बार लिखा जाए प्रोडक्ट ए तो उसको हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए बार बार लिखने पे इतनी लंबी स्टेटमेंट की जगह पे हम एक्स लिख देते हैं कि ठीक है इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ए की कितनी क्वांटिटी है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट बी जो है इतनी लंबी लाइन की बजाय हम सिर्फ वाई को लिखेंगे, ठीक है। द टोटल डिजायर्ड इक्वेशन हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर है। उसकी जो टाइम लिमिट है कि टोटल आवर्स जो है इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए और बी के बनाने का जो ऑर्डर आया हुआ है वो उसने घंटे जो है 120 दिए हैं, ठीक है, यानी कि 5 डेज दिए हैं, ठीक है। टोटल आवर्स यूज्ड इन द प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट ए, ठीक है, ये टोटल आवर्स हैं, प्लस टोटल आवर्स यूज्ड इन द प्रोडक्ट बी, बी के प्रोड्यूसिंग में कितना टाइम लगता है। तो ये आपके पास की टाइम है इज इक्वल टू 120। तो उसने ये कह दिया कि ए जो है वो 3 आवर्स पर यूनिट के लिए लेता है और वाई जो है वो 2.5 और 120, ठीक है। ये भी इसके अंदर कहा जा सकता है। अब ये जनरली तौर पे चीज आ गई, ठीक है। अब जिसने ऑर्डर दिया होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कह दे कि 120 घंटे के अंदर जितनी प्रोडक्ट ए और बी तैयार होती है वो जरा करके दे दें, और हो सकता है कि उसके अंदर लिमिटेशन लगा दे कि मुझे प्रोडक्ट बी इतनी ही चाहिए, जो बाकी टाइम बचे उसमें प्रोडक्ट ए बना लें, या ये कह दे कि प्रोडक्ट ए जो है यानी एक्स जो है वो मुझे 15 ही चाहिए, तो बाकी जो वैल्यूज बचेंगी तो हम खुद ही उसे एस्टिमेशन लगा के बताएंगे कि भाई आपने इतना टाइम दिया है, अगर आप प्रोडक्ट ए जो है वो इतनी चाह रहे हैं तो हम बता देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इसका बी और सी पार्ट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए कैन बी प्रोड्यूस्ड इफ 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी जो है वो अगर प्रोड्यूस किए जाएं, यानी कि दोबारा से देखें कि उसने कहा है कि ए प्रोडक्ट कितनी होगी, यानी उसने ये कह दिया कि मुझे जो प्रोडक्ट बी है ना वो कम से कम 30 लाजमी चाहिए। तो अब आप बता दें कि 120 आवर्स हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट बी जो है वो 30 चाहिए, तो प्रोडक्ट ए जो है वो कितनी बन सकेगी। अच्छा तो उसके लिए यहाँ से आप पार्ट की सॉल्यूशन के लिए आते हैं जी। यहाँ पे बी पार्ट की सॉल्यूशन देखें। इफ 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, ठीक है, प्रोडक्ट बी का मतलब था कि वाई, प्रोडक्ट बी का मतलब था स्टूडेंट वाई, तो आर प्रोड्यूस देन वाई इज इक्वल टू 30, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन थी 3x प्लस 2.5 y इज इक्वल टू 120। तो आपने उसमें y की वैल्यू को पुट किया। अब यहाँ पे आपने 3.5 को इसके साथ 2.5 को मल्टीप्लाई बाय 30 कर लें,
आपके सामने ही जो है मैं स्टूडेंट कैलकुलेटर भी ओपन कर देती हूँ, तो आपको 2.5 को मल्टीप्लाई बाय हम 30 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आती है। तो ये आ जाती है 75, ठीक है। राइट साइड पे वैसे 120 है, तो मैं उसमें से 75 में से -120 करके वैसे वैल्यू हो जो है ना, मैंने -120 किया, पॉजिटिव 45 आएगी। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, 3x प्लस 75, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो इसके बाद 120 जो है वो राइट साइड पे जाके जब माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके बाद एक और लाइन आएगी, वो है कि 3x है इक्वल, इधर ही रहेंगे, और कांस्टेंट वाली वैल्यूज जो है ना जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो राइट साइड पे चली जाएंगी, यानी 120 माइनस 75। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वैल्यूज वो आती हैं -75। तो ये 120 माइनस 75 45 हो जाता है, 3x इधर ही रहेगा, फिर आपने डिवाइडिंग बाय 3 कर दिया एंड देन यू गेट द रिजल्ट। आप 45 को 3 के साथ डिवाइड करके देखें तो आपके पास जो है स्टूडेंट रिजल्ट आता है 15, ठीक है। यानी कि y अगर 30 होगी, प्रोडक्ट b जो है वो अगर कहता है कि भाई आपने 30 बनानी है, तो इसका मतलब है हम उसे बताएंगे कि 120 घंटे हैं अगर हमारे पास, तो फिर प्रोडक्ट a जो है वो आपके पास 15 तैयार होंगी, ठीक है, डबल का रेशियो है तकरीबन आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली वो इसके अंदर सी पार्ट के अंदर कहता है, अच्छा यहाँ पे देख लें, 10 वन पेयर ऑफ द वैल्यू सेटिस्फाइंग द इक्वेशन नंबर 2.5। इक्वेशन 2.5 ये कि 3x प्लस 2.5y इज इक्वल टू 120, जो आपकी ना जनरल इक्वेशन बनी थी, उसमें उसने कहा इज एक्स वाई, एक्स जो है वो है 15 और y जो है वो है आपके पास 30, ये पेयर बना है। इन अदर वर्ड्स, वन कॉम्बिनेशन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स which will fully utilize the 120 hours is 15 units of product A and 30 units of the product B, ठीक है। इसके अंदर उसने कहा कि मैंने फुल का फुल टाइम जो है उसके अंदर यूज किया है, ठीक है। अब रीजन ये है ना कि आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा भी 120 घंटे थे तो वो लेबर ज्यादा कर दे, लेकिन बात ये होती है कि जब कोई मशीनरी किसी जगह पे की जाती है ना, तो वहां पे फिक्स्ड अमाउंट रखने की जगह होती है, ठीक है। मतलब मशीनरी है या लकड़ी है या चीजों को रख के तैयार करना है, मतलब ये तो नहीं है कि वो पूरे शहर जितनी फैक्ट्री बन जाए, उस फैक्ट्री की एक लोकेशन है, एक फिक्स एरिया है कि उसने मे भी 1 कनाल 2 कनाल जितनी भी है ना, उसकी एक फिक्स जगह है, उसके अंदर अंदर ही चीजों की मेकिंग होनी है और सामान ने भी उधर ही पड़े होना है, ठीक है। तो इसलिए जितनी उसके पास फुल स्पेस है तो वो उसके अंदर यूज करते हुए उसने बताया कि अगर आप 120 घंटे उसे दिया जाता है टाइम, उसके अंदर वो अपनी सारी कैपेसिटी को यूज करता है, और उसके अंदर ये भी फिक्स कर दिया गया है कि y की वैल्यू 30 हो, यानी प्रोडक्ट बी की जो है वो 30 डिमांड भी है, तो फिर वो कहता है कि जो बाकी टाइम है वो प्रोडक्ट ए के अंदर, प्रोडक्ट ए जो है वो आपके पास जो है वो 15 तैयार हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया प्रोडक्ट ए के बारे में। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारा सी का है, इसमें जिस तरह उसने वाई को फिक्स किया है उसमें वो एक्स को, प्रोडक्ट ए को फिक्स कर देगा, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि किस तरह की डिस्कशन आती है। सी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट इसी के अंदर। अच्छा जी, इफ मैनेजमेंट डिसाइड्स टू प्रोड्यूस द वन प्रोडक्ट ओनली, अगर मैनेजमेंट कहती है कि हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो है वो बनानी है, व्हाट इज द मैक्सिमम विच कैन बी प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, प्रोडक्ट ए ही बनानी है, सॉरी, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट द मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट बी, ठीक है, इफ मैनेजमेंट डिसाइड टू प्रोड्यूस ओनली वन, व्हाट इज द मैक्सिमम विच कैन बी। अच्छा, उसने कहा कि अगर यहाँ पे देखिए दो पार्ट हैं, दो क्वेश्चन मार्क है ना, ठीक है, सी पार्ट के अंदर दो पार्ट हैं। अगर उसने कहा कि एक ही प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट ए, अगर सिर्फ प्रोडक्ट ए बनाई जाए तो वो कितनी बनेगी, और अगर उस फैक्ट्री के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट बी बनाई जाए तो वो कितनी बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सी पार्ट के आगे दो पार्ट हैं कि सिर्फ अगर एक एक ही बनाई जाए तो कितनी है, देख लेते हैं जी। सी पार्ट है, इफ मैनेजमेंट डिसाइड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट ए ओनली, अगर वो अभी हम प्रोडक्ट बी को छोड़ देते हैं और हमने कहा कि बी का कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी आर डिसाइडेड, तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यूज तो अभी हमने सोची हुई है, वाई को जीरो कर दें, ठीक है, प्रोडक्ट बी 0, 3x प्लस 2.5 y इज इक्वल टू 120, यहाँ पे y की वैल्यू 0 कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सारी क्वांटिटी 0 हुई, तो 3x इज इक्वल टू 120 डिवाइडिंग बाय 3 किया तो x इज इक्वल टू 40। इसका मतलब है कि अगर 3 घंटे हैं एक चीज बनाने के, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 40
देखे ना, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 120 हो गया ना। 40 प्रोडक्ट्स बनाए, हर प्रोडक्ट में 3 आवर्स लगेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 120, ठीक है। यानी मैक्सिमम जो उस फैक्ट्री की या उस जो भी इंस्टीट्यूट है या जो भी चीज है, उसकी प्रोडक्ट की जो आउटपुट है अगर एक पर देखी जाए तो वो 40 बनती है, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, 120 आवर्स के अंदर अंदर। अच्छा, अब इसी तरीके से therefore 40 is the maximum number of the units, यानी वो ये नहीं कह सकता कि मैं 41 बना लूंगा। अगर वो 41 नंबर यूनिट बना रहा है ना, तो इसका मतलब उसे जमीन और लेनी पड़ेगी, लैंड लेनी पड़ेगी, फैक्ट्री और वो मशीनरी और लेनी पड़ेगी, मे बी वो लॉस पे चला जाए, क्योंकि एक यूनिट के लिए जस्ट लाइक एक स्कूल है। मैं आपको साथ साथ थोड़ी डिफरेंट फिजिकली तौर पे भी इसके एग्जांपल स्टूडेंट देती जा रही हूँ, ताकि आप इसे प्रैक्टिकली भी इसकी इम्प्लीकेशन जो है ना वो देखें कि अगर एक स्कूल है उसके अंदर अगर क्लासेस हैं 1 to 10 तक क्लासेस हैं, तो अचानक भी पता चलता है कि जी हमने उसको ओ लेवल ए लेवल भी उसके अंदर ये यानी सेकेंडरी लेवल तक का ले आए हैं, तो वो क्लासेस हो ना, तो इसका मतलब है कि फिर वहां पे हर क्लास के अंदर 25 चेयर्स रखी जाएंगी, लिमिटेड चेयर्स होंगी, तो उसके अंदर आप फिर वहां पे मेरिट भी जनरेट हो जाता है कि भी आपके पास अगर सिर्फ 10 या 12 रूम्स हैं, हर क्लास के अंदर 25-25 बच्चे जो हैं बिठाने हैं, तो अगर देखा जाए कि भी 40-40 स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो अब वो 10-10 स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग क्लास जनरेट करना टफ है कि एक स्पेस भी लेकर आए, फिर वहां पे 10 चेयर्स भी, और फिर एक टीचर की बजाय फिर 2 टीचर भी आ जाएं, मतलब हर जगह पे स्पेस भी एक्स्ट्रा चाहिए, तो उस पे इंस्टीट्यूट को लॉस हो सकता है। उसके लिए फिर वो एक नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन चीज सोचेगा कि नहीं, अगर मैंने टोटल पूरी करनी है तो फिर मुझे 2-2 सेक्शन बनाने चाहिए, मतलब 25 बच्चे एक में बैठे, 25 दूसरे रूम में बैठे, ताकि दोनों टीचर पढ़ाएं भी और स्पेस भी डबल लगे, फर्नीचर भी डबल लगे, तो उसके ऊपर से अपना प्रॉफिट भी साथ साथ देखना है अगर वो ऑनर है स्कूल का, तो इसीलिए ये चीज तब देखी जाती है। अदरवाइज वो ये कह सकता है वहां पे, अदरवाइज मेरिट भी लगाया जा सकता है कि ताकि मेरे पास अगर 30 स्टूडेंट्स आ रहे हैं और 25 की जगह है, तो फिर वहां पे मेरिट फिक्सिंग भी कर दी जाती है कि जो ज्यादा लाइक स्टूडेंट है हम उनको लेंगे, जो 5 हैं जिनके मार्क्स कम है, ये जो और भी बात है, तो उनको फिर वो चीज कर दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है एज अ प्रॉफिट के साथ भी देखी जाती हैं कि कैसे कैसे चीज चल रही है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये x की वैल्यू आ गई जी 40, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आ गया, तो कि अगर b नहीं बिल्कुल भी बनाया जा रहा, ठीक है। इफ मैनेजमेंट डिसाइड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट b, अगर मैनेजमेंट ये फैसला करती है कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट b बनानी है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट a 0 हो गई, x जो है वो 0 हो गया। 3x plus 2.5y is equal to 120 में x की जगह 0 पुट कर दिया, ये सारी वैल्यू 0 हो गई, 2.5y is equal to 120 रह गया, तो आपने फिर 2.5 के साथ डिवाइड कर दिया, तो y is equal to 48, यानी अगर x का यूनिट ना बने, प्रोडक्ट a ना बने, तो प्रोडक्ट b जो है वो 48 बनेगी, ठीक है। 48 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 120 आता है, ठीक है। हाँ जी भाई, ये अच्छी खासी डिटेल के साथ मैंने आपको जो है वो डिस्कशन कर दी है इसकी। किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू हो इसमें तो पूछ सकता है मुझसे, ठीक है। आगे फर्दर चलते हैं स्टूडेंट। इस एग्जांपल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी कि ये आपने करने हैं। अच्छा जी, अब है मोर देन वन वेरिएबल्स के बारे में जरा सी डिस्कशन। अच्छा जी, इसी एग्जांपल के बारे में थोड़ी सी एक और बात भी इसने कह दी है। We stated earlier that there is an infinite number of the pairs of the values x, y which satisfy any linear combination in example 2. Example 2 ये जो अभी हमने ऊपर की है 3x plus 2.5y is equal to 120। उसे कहा है कि उसके बारे में एक और डिस्कशन है। स्टूडेंट ये जैसे ही आपकी उसमें जाएगा ना, तो आप लोग जो है उसको दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। And there are any numbers of the solution set which might not be realistic in terms of what the equation represent. दोबारा से देखें, example 2 के अंदर are there any number of the solution set which might not be realistic in terms of what the equation represent. उसने कहा कि क्या सारी वैल्यूज के लिए ये x और y की वैल्यूज सेटिस्फाइड होंगी, क्या कोई वैल्यू ऐसी है जिसके लिए ये क्वेश्चन सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। तो उसके लिए उसने कहा कि ये अजम्पशन में आपने खुद ही लेना है कि उसने कहा कि मैं y की वैल्यू को 60 अगर फर्ज कर लूं, 3x plus 2.5y, y की जगह अगर 60, देखिए यहाँ पे आउटपुट हमने कह दिया था कि y की जो टोटल क्वांटिटी है ना वो 48 से ज्यादा नहीं बन सकती, ठीक है। x की 40 से ज्यादा नहीं बन सकती। अगर आप x की वैल्यू 45 ले लेते हैं तब भी ये इक्वेशन रॉन्ग बन जाएगी। अगर y की वैल्यू जो है वो 48 से ज्यादा ले लेते हैं तो तब भी ये इक्वेशन रॉन्ग बन जाएगी। तो आपने फर्ज करें कि आप अब 60 ले लेते हैं, कोई स्टूडेंट 49 भी ले लेगा तब भी इसकी बात भी सही होगी, ठीक है। कोई स्टूडेंट इसकी y की जगह 70 ले लेता है, 70 लिख लेता है, उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा।
यानी 48 से ज्यादा उसने, क्योंकि कहा हुआ है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है y की 48 बनती है, लेकिन आप अगर उससे ज्यादा लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्शन नहीं बन सकती। तो अच्छा, अगर 60 ले लिया है, 48 की जगह 60 कर दिया है, उसको मल्टीप्लाई किया, उसका जो भी रिजल्ट आया 120 के साथ इधर माइनस किया, तो ये -32.5, चले मैं करके दिखा देती हूँ। 2.5 को अगर मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया जाए, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 60, अगर इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आ गया, ठीक है। राइट साइड पे 120 है ना, तो उसके साथ अगर -120 करें, ये असल में साइन देखें वहां पे पॉजिटिव 120 है, मैंने -120, ये -30 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें -30 आएगा, ठीक है। ये 150 आता है, 150 इधर जाके -150 हो जाता है, तो वो फिर आपके पास आ जाएगा, यानी यहाँ पे रिजल्ट जो है वो 3x इज इक्वल टू आपके पास 120 माइनस इज इक्वल टू 120, और लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पे जाता है 150 को, तो वो -150 आ जाता है, तो ये चीज आपके पास आ जाती है -30, ठीक है। तो -30 फिर डिवाइडिंग बाय 3, तो x का रिजल्ट आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो अगर y की जो प्रोडक्ट है वो 60 होगी, तो इसका मतलब है कि x जो है वो -10 तैयार हो रहे होंगे। तो इस तरह हम तो चीजों की मेकिंग में 0 से स्टार्ट करते हैं, हम ये तो कह ही नहीं सकते कि जी प्रोडक्ट a जो है वो -10 तैयार होगी, इस तरह तो नहीं कह सकते ना। इसका मतलब है कि आपके पास एक फॉल्स सोल्यूशन आ जाता है, नो सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन उसने क्वेश्चन ये कर दिया था कि आप क्या ऐसी चीज जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको आपकी रिलैक्स पॉइंट बताने के लिए बता दिया है कि भाई अगर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाता है ना कि इन एग्जांपल 2 आर देयर एनी मेंबर्स ऑफ द सॉल्यूशंस या नंबर्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट व्हिच माइट नॉट बी रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक नहीं था इन टर्म्स ऑफ व्हाट द इक्वेशन रिप्रेजेंट। तो जो रियलिस्टिक नहीं है उसके लिए आपने दो चीजें करनी है कि x को 40 से अबव ले जाएं, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दें, मतलब कि 43 कर दें या 90 कर दें, ठीक है। और y जो है उसे आप यानी दोनों में से एक चीज पुट कीजिएगा, दोनों इकट्ठी भी पुट कर सकते हैं, चलें, या y की वैल्यू को 48 से अबव पुट करेंगे तो आपके पास आंसर रियल नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसने मैक्सिमम वैल्यूज बता दी है। अच्छा जी, ये तो हो गई, ये चीज आ गई, ठीक है। ये उसने नेक्स्ट ऑप्शन और भी करके थोड़ा सा बता दिया है कि अगर मैं अच्छा, उसने कहा 48 था ना y की वैल्यू, तो उसने कहा अच्छा चलो 48 से कम लेके देखते हैं, तो तब रिजल्ट सही बन जाता है आपके पास, ठीक है। x की वैल्यूज पॉइंट्स में भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि लेकिन अदरवाइज पॉइंट के अंदर भी नहीं आनी चाहिए वैसे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो आपके पास फुल क्वांटिटी 1 आएगी, अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आ जाता है ना 20/3, 20/3 का मतलब है कि 6.666 किस्म की चीज, क्वांटिटी जो है ना वो यूनिट्स में होनी चाहिए पूरे, ठीक है। आप मतलब जैसे अगर मैंने क्लास में ये कह सकती हूँ 25 स्टूडेंट्स एंटर हुए, ये तो नहीं मैं कह सकती 25.6 स्टूडेंट एंटर हुए, या 25 है तो 26 कहा जा सकता है जी, 1 स्टूडेंट। जी जुहेब। मैंने पूछा था लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स नहीं है हमारे सिलेबस में, यस हैं, और क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक के भी अगर हुए तो आपको बता देंगे, लीनियर इक्वेशन के भी हैं और वो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में होंगे। स्टूडेंट आपका ये जैसे ही होगा ना रिकनेक्ट, अभी 5 मिनट रह गए हैं इसकी मीटिंग को एंड होने में, आप लोगों ने रिज्वाइन करना है इसको। अच्छा जी स्टूडेंट, अच्छा जी, इस इक्वेशन के बारे में आपको पता चल गया। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशंस के बारे में जरा सी डिस्कशन मैंने मोर देन वन वेरिएबल के बारे में आपसे की हुई थी, इसकी एग्जांपल एक तो देखते हैं, फिर हम इस एक्सरसाइज को देखते हैं। 2x1 + 3x2 - x3 + x4 = 16। इससे पहले जरा मुझे पहले बता दें, आप लोगों को पिछला सारा वो जो 2 एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं वो सारी क्लियर हो गई है ना? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। अच्छा, 2x1 + 3x2 - x3 + x4 = 16। आपके पास ये 4 वेरिएबल्स हैं, सब लीनियर है, हर एक की पावर 1 है, ठीक है। व्हाट वैल्यूज सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x1 = 2 and x2 = -1 and x3 = 0। आपके पास x1, x2 और x3 की वैल्यूज देखें यहाँ पे गिवन कर दी है। इसका मतलब है कि आपने 4th नंबर की वैल्यू निकालनी है, लाजमी नहीं है 1 2 3 हो, 1 2 4 भी आ सकता है, तो इसका मतलब है 1 2 4 अगर गिवन है तो इसका मतलब है x3 आप निकालें, जो चीज नहीं गिवन वो आपने निकालनी है। अच्छा, अभी ये पार्ट की जरा देखें। सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज ऑफ x1, x2 एंड x3 इनटू द इक्वेशन। यील्ड्स है x1 2x1 + 3x2 - x3 + x4 = 16,
ठीक है। तो 2 और x1 की वैल्यू देखें, आपने x1 की जगह 2 पुट किया, प्लस 3x2 3, x2 की वैल्यू है -1, माइनस x3 की वैल्यू है 0, प्लस x4। तो अब ये इन सबको आप सॉल्व कर देंगे। 4 माइनस 3 जो है वो 1 बन जाता है, और 1 को इधर ले जाके, यहाँ पे कुछ स्टेप्स मिस हैं, आपने सारे स्टेप्स करने हैं, ठीक है। 16 माइनस 1 जो है वो 15 बन जाता है, x4 की वैल्यू आ जाती है। तो आप इसको सबको लिख सकते हैं, x1 2 3 4 इज इक्वल टू 2, -1, 0, 15, ठीक है, ये आपके पास। अच्छा जी, अभी ये इक्वेशन आपके पास मॉडल इक्वेशन है, इसी को आप अगले पार्ट में भी यूज करेंगे। डिटरमिन ऑल मेंबर्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट एट व्हिच हैव द वैल्यूज ऑफ 0 फॉर 3 ऑफ द 4 वेरिएबल्स। फॉर 3 ऑफ द 4 वेरिएबल्स लिख दिया उसने, आगे उसने ये नहीं बताया कौन से वाले वेरिएबल्स 3, ठीक है। मतलब वो कह देता है कि x1 x3 और x4 को आप 0 करें। अब ऐसी सिचुएशन में आपने सारी पॉसिबिलिटीज लगा के देखनी है। आपने एक दफा x1 2 3 को 0 करना है, फिर दूसरी दफा x2 3 4 को 0 करना है, फिर तीसरी दफा x3 4 और 1 को 0 करना है, ठीक है। आपके पास अगर 4 वैल्यूज हैं तो आपने 3 दफा इनको, जैसे ये देखिए उसने इफ लगा के बात की है, ठीक है। तो के उसको एग्जैक्ट नहीं बताया ही नहीं गया। तो यहाँ पे देखें कि उसने कहा कि मैं 3 टाइम में जो है इफ को यूज कर रहा हूँ। इफ x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 0, x1 2 3 को 0 अगर पुट कर दें, ये जो मॉडल इक्वेशन है ये आपको गिवन की हुई है, 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 16। तो आपने x1 2 3 की जगह 0 पुट कर दिया, तो इसका मतलब x4 16 आ गया। फिर आपने दोबारा उसी इक्वेशन को लिखा, लेकिन अब आपने x1 को छोड़ देना है, 2 3 4 को 0, या चले 1 2 4 को, ठीक है। आपने अपने हिसाब से 1 2 4 को 0 कर दिया, ठीक है। तो फिर आपने इस तरह से आपने इसको पुट किया, x1 और 2 और 4, x1 x2 और x4, ठीक है, x3 को छोड़ दिया। तो ये आपके पास माइनस x3 इज इक्वल टू 16 है, दोनों साइडों पे आपने -1 से डिवाइड किया, तो x3 की वैल्यू आ गई -16, ठीक है। सिमिलरली आपने इस तरह से कर लिया कि x1 3 और 4 को 0 किया। देखिए 4 वेरिएबल्स हैं, तो मेरा ख्याल है 4 पॉसिबिलिटीज ही बन रही हैं। हाँ जी, 1 3 4 को 0 कर देना है, 2 को छोड़ देना है, ठीक है। तो x2 की वैल्यू इसी तरीके से आपने 2 3 4 को करना है, तो फिर आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उन सबको 2 3 और 4 को 0 कर दें, x1 को छोड़ दें, ये 2x1 इज इक्वल टू 16। इस तरीके से आप देखें, ये पहली दफा में x1 की x4 की वैल्यू आपको मिल रही है, फिर आपको x3 की वैल्यू, जब देखें x1 2 3 को 0 कर रहे हैं तो x4 की वैल्यू आ रही है 16। फिर एक दफा आपने x3 की x1 2 4 को कर रहे हैं तो x3 की वैल्यू आ रही है, फिर x2 की वैल्यू आएगी जब आप 1 3 4 को 0 कर देंगे। सिमिलरली आप 2 3 4 को 0 करते हैं तो x1 की, ठीक है। आपके पास आपके माइंड में ये होना चाहिए, आपको x1 की वैल्यू भी मिलनी चाहिए, x2 की वैल्यू भी मिलनी चाहिए, x3 की भी, x4 की भी। सेटिंग आपकी अपनी मर्जी है, मतलब आप पहले इसको निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जरा सीक्वेंस इस तरह कर लें कि पहले आप देखें कि आपके पास x1 की वैल्यू आनी चाहिए, तो इसका मतलब है 2 3 4 को 0 कर लें। फिर आपने सोचा कि अब x2 की वैल्यू आनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि x1 3 4 को 0 कर लें, ठीक है। अब x3 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि x1 2 4 को 0 कर लें, 3 को नॉन 0 रहने देना, ठीक है। तो ये चीज आपके पास आ जाती है। अच्छा जी, अब जरा इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अब लेस देन 1 मिनट है स्टूडेंट, जरा बी केयरफुल रहिएगा। ये 21 देखें क्वेश्चन, गिवन द इक्वेशन है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सॉरी करवाई दिया था, 22 देख लें। गिवन द इक्वेशन x1 -3x2 + 4x3 - 2x4 इज इक्वल टू -60 है। तो यहाँ पे देखें उसने कहा है व्हाट वैल्यूज सेटिस्फाई द इक्वेशन x1 x2 और x3, कि ये वैल्यूज आपने पुट करनी